हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने देखा था सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि केपलर्स लॉ के 3 लॉस के बारे में देखेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट था जिसने टेलीस्कोप की खोजा था। उसके पहले जो एस्ट्रोनॉट्स जो साइंटिस्ट थे, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे ग्रहों की दिशा या फिर उनके रिवॉल्यूशन कैसे होता है उसका पता कर सके। जब 16th सेंचुरी में गैलीलियो ने जब वो टेलीस्कोप खोजा, तो उसके बाद जो अदर मूवमेंट्स होने लगे, जैसे कि केपलर जो था उसने प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर उसके 3 लॉज बनाए। उसने कहा कि जो सन है, सन के इर्द गिर्द या फिर चारों ओर जो प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसके ऊपर उसने 3 लॉज को बताया था। तो सबसे पहले कि मीन्स जो प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो जो घूमते हैं तो वो इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सो सबसे पहले इलिप्टिकल शेप क्या है उसके पहले हम जान लेते हैं कि जैसे कि ऊपर एक डायग्राम मैंने निकाली है। उस डायग्राम में एक कोन की डायग्राम है। सिंपल डायग्राम है, जिसके समझ सकते हैं हम। उसमें कैसा है, अगर मैंने उसे हॉरिजॉन्टली कट किया तो वो क्या होगा, एक सर्कल वहाँ पर ऊपर क्रिएट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने उसे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कट ना करके टेढ़ा कट किया, तो वहाँ पर क्या होगा, एक इलिप्टिकल शेप का निर्माण होगा। अंडाकार जो शेप रहता है ना, वो इलिप्स शेप का वहाँ पर बनेगा। तो इलिप्टिकल शेप हमें यूज आएगा इसमें केपलर्स लॉ में। जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट्स है, वो उनका जो शेप रहता है वो इलिप्टिकल शेप में रहते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है उसने, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट अ वन एंड ऑफ द फोकस। सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम दी है। इसमें एस जो है यहाँ पर सन है, ए बी सी डी ई एफ ये ऑर्बिट्स में उसके प्लैनेट्स मैंने बताए हैं। तो केपलर फर्स्ट लॉ का बोलना है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोकस। ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट्स है, ओके, वो इलिप्टिकल शेप में है, और सन उसका क्या है, फोकस है, मतलब कि वो एक फिक्स पॉइंट पर है। ओके, और ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, बट सन की पोजीशन फिक्स रहेगी। वो एक फिक्स पॉइंट, फिक्स फोकस पॉइंट पर है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में एस जो है यहाँ पर क्या है, सन है। एस क्या है यहाँ पर, एस क्या है यहाँ पर, सन। तो सन की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और ऑर्बिट ये जो रहेगी, ऑर्बिट में प्लैनेट जो रहेंगे वो उनकी डिफरेंट पोजीशन रहेंगी। ओके, नेक्स्ट है second law, Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. Line joining the planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. अब यहाँ पर क्या है, सपोज हम देख लेते हैं कि ए क्या है, एक कोई अर्थ है। ओके, और ये एस जो है सन है। तो यहाँ पर अर्थ क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है। उसको एक चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं, 365 डेज, मतलब 1 ईयर लगता है। ओके, अब यहाँ पर ए एस क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ए एस। ओके, अब ए टू बी अगर उसको जाना होगा, तो अगर उसको 10 डेज लगते हैं, सपोज हम मानकर चलते हैं कि उसको अगर 10 डेज लग रहे ए टू बी जाने के लिए, यहाँ पर क्या होगा, एक एरिया क्रिएट होगा। क्या होगा यहाँ पर, एरिया क्रिएट होगा। ओके, इसको हम ब्लू लाइन से दिखा देते हैं। ए टू बी क्या होगा यहाँ पर, ए एस बी क्या हो गया, एरिया हो गया। अब यहाँ ए टू बी जाने के लिए 10 डेज लगे। उसी तरह अगर वो पॉइंट सी पॉइंट पर आता है, वह बी से लेकर सी पॉइंट पे आता है, अब सी टू डी के लिए भी अगर उसे 10 डेज लगेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एरिया क्रिएट होगा। ओके, सो टाइम पीरियड क्या है, 10 डेज ही लिया हूँ मैंने, ज़्यादा नहीं, 10 डेज। अब यहाँ पर भी सेम है टाइम पीरियड, वहाँ पर भी टाइम पीरियड क्या है, सेम। सो मीन्स कि यहाँ पर जो एरिया रहेगा, ए यस बी विच इज इक्वल टू एरिया सी यस डी, ये दोनों एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये दोनों एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वही यहाँ पर उन्होंने कहने की कोशिश की है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया भी इक्वल है
और इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या है, इक्वल है दोनों का। सपोज मैं ये भी ले लेता हूँ, ई टू एफ भी अगर जाता हूँ मैं, टाइम क्या रहेगा, 10 days। ओके, अब यहाँ पर भी एरिया कौन सा रहेगा, ई यस एफ। तो एरिया कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, एरिया ए यस बी विच इज इक्वल टू एरिया सी यस डी विच इज इक्वल टू एरिया ई यस एफ। ओके, तो तीनों एरिया क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल हो गए। ओके, area ASB, area CSD, area ESF are the equal. Last law है Kepler's third law. The square of period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. T square is directly proportional to R cube. It means T square upon R cube is equal to constant. The square of period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. T square is directly proportional to R cube. Square of period of revolution suppose हम ले लेते हैं, अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी हो गया उसका। ओके, टी क्या हो गया उसका, अर्थ क्या है, सपोज अर्थ है सन के चारों ओर घूम रहा है, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया उसका, टी हो गया। मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर ले लेते टी स्क्वायर हो गया, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया, टी स्क्वायर। और आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस प्लैनेट का सन से जो मीन डिस्टेंस है ए बी, ये मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये तीन लॉज थे। ओके, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके, इसके बाद न्यूटन्स ने इन तीनों लॉ का उपयोग मैथमेटिकली न्यूटन्स ग्रेविटेशनल थ्योरी को बताने के लिए किया था। सो नेक्स्ट बीट हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ देखेंगे, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।